एक लड़का ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ अपनी कार चलाया करता था। ये बात उसके माँ और उसके बाप को बहुत ज़्यादा अखरती थी। वो बार बार समझाते थे, बेटा तुम गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हो, तेज़ चलाने से किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा और बहुत बड़ी विपदा सामने आ जाएगी। बेटे को रोज़ समझाते थे, लेकिन बेटा मानता नहीं था। और एक दिन वाकई उस लड़के ने उस गाड़ी की जो एक्सीलेटर था पूरा दिया, साथ ही उसने जो उसके टॉप गियर थे उस गियर में चलाते हो जहाँ तक उसकी सुई ख़त्म नहीं होती वहाँ तक गाड़ी चलाता है। जब गाड़ी चलती तो ज़रूर है, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए थम जाती है। और ये खबर, ये बात जब लोगों को पता चलती है तो लोग सुनकर हैरान थे। इससे ज़्यादा हैरान थे पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर, और इससे भी ज़्यादा हैरान थे जब कोर्ट से सज़ा मिलती है और सज़ा भी ऐसी होती है कि मिलती ही नहीं है। लोगों को लगता है कि वाकई जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो कानून के साथ कैसे भी खिलवाड़ कर सकते हैं। ये कहानी वाकई आपको परेशान करने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोधी रोड की। यहाँ पर एक चेक पॉइंट है और चेक पॉइंट के पास में दो लोग खड़े हुए थे। 10 जनवरी 1999 की सुबह लगभग 4:50 के आसपास एक हरिशंकर, दूसरा मनोज मलिक और एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक चपरासी, तीनों लोगों ने देखा 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, सिसक रहे हैं, जीना चाहते हैं, जीने की इच्छा है। वहीं पास में देखते हैं एक 7वां व्यक्ति भी बहुत ही गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। इधर उधर दौड़ते हैं, मोबाइल का ज़माना नहीं था, पास में ही पुलिस स्टेशन होता है, कंट्रोल रूम होता है। दौड़ते हुए ये जाते हैं, वहीं पास में ही उनको एक एसटीडी बूथ मिलता है। एसटीडी बूथ वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब जल्दी से एक फ़ोन करा दीजिए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। जब ये बात एसटीडी वाले को बताई जाती है, एसटीडी वाला कहता है ठीक है आप फ़ोन कर लीजिए, परेशान मत हो, घबराओ मत। तभी इनमें से हरिशंकर, मनोज मलिक और पेट्रोल पंप पर काम करने वाला चपरासी तीनों सामूहिक रूप से पुलिस को बारी बारी से बताते हैं कि इस जगह, इस घटना स्थल पर, इस चेक पॉइंट पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जल्दी से आप आ जाइए। पुलिस कंट्रोल रूम के इंस्पेक्टर जगदीश पांडे सूचना मिलते ही अपनी पीसीआर लेके, अपनी गाड़ी लेकर जब मौके पर पहुंचते हैं, घटना स्थल पर आकर देखते हैं लोगों की नब्ज़ टटोल रहे थे। 2 पुलिस वाले जो वर्दी में हैं उनकी नब्ज़ टटोली जाती है तो मर जाते हैं। वहीं पास में ही 2 आम आदमी हैं जिन्होंने सादा वर्दी पहनी हुई है, उनकी नब्ज़ टटोली जाती है, वो भी मर जाते हैं। अब एक पुलिस वाला है जो सिसकियाँ भर रहा है, जीना चाहता है। 2 आम आदमी हैं, वो भी सिसकियाँ भर रहे हैं, वो भी जीना चाहते हैं। बारी बारी से देखा जाता है कौन जिंदा है, कौन मर गया है। 4 लोग मर चुके थे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे। आनन फानन ही वो इंस्पेक्टर अपने उन 1-2 लोगों की मदद से इन सभी लोगों को अपनी जीप में डालकर किसी तरकीब से हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर इनमें से 6 को मृत घोषित कर देते हैं, 1 बच जाता है। इंस्पेक्टर साहब वहाँ से सीधे घटनास्थल पर दौड़ते हैं। अभी अंधेरा था, पूरी तरह से उजाला नहीं था, और जैसे ही अपनी टॉर्च, अपनी बैटरी जलाकर देखते हैं तो ज़मीन पर कुछ चमकीली चीज़ थी, चमकने वाली चीज़। उस पर उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो गाड़ी का मोबिल ऑयल है, और उसी की वजह से वो चमक थी, उसकी टॉर्च की रोशनी वापस रिफ्लेक्ट कर रही थी। और थोड़ा पास में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक गाड़ी के नंबर की प्लेट जो टूटी हुई थी वो मिल जाती है। अब यहाँ कोई ऐसा चश्मदीद नहीं है जिससे इस घटना के बारे में पता किया जा सके कि आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया है, कौन है घटना का अंजाम देने वाले। पुलिस इंस्पेक्टर के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, वो जानना चाहता था। और जैसे ये वायरलेस दिल्ली में होता है तो दिल्ली के बड़े से बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से इस घटनास्थल पर जाकर घटना की जांच में जुट जाते हैं। मगर जो इंस्पेक्टर सबसे पहले पहुंचे थे, उस इंस्पेक्टर को अपने टॉर्च से जो चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, उससे थोड़ी सी 10 कदम और जाते हैं तो वही चमकती चीज़ उन्हें आगे भी दिखाई देती है। यानी कि मोबिल ऑयल जो था उस गाड़ी से रिसाव हो रहा था, वो टपक रहा था। और उन्होंने वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ ज़्यादा टपका हुआ था, और पास देखते हैं तो कम था, उससे और ज़्यादा दूर देखते हैं तो और कम था। तो इसी तरह से बूंद बूंद जो ऑयल गिर रहा था, उस बूंद बूंद ऑयल का वो पीछा करने लगते हैं। लगभग 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक इलाका लगता है जो कि बहुत ही वीआईपी इलाका है, जहाँ पर अरबपति खरबपति लोग रहते हैं, बिजनेसमैन लोग रहते हैं, देश के जाने पहचाने जाने माने लोग रहते हैं। ऐसे ही वो उस बंगले पर जाकर एक दीवार से झांकने की कोशिश करते हैं तो सुबह सुबह एक व्यक्ति, एक नौकर
कार को धोने की कोशिश कर रहा था और वो कार को बहुत करीब से देखते हैं तो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है। अब ये व्यक्ति जैसे झांक के देख रहा है, यानी कि इंस्पेक्टर दीवार से झांकने की कोशिश कर रहा है। उस नौकर को नहीं पता है कि गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, ये खरोंच आई हैं, कहाँ से आई हैं, क्योंकि उस नौकर को कोई जानकारी नहीं थी। उसको आदेश दिया गया था तुम्हें गाड़ी को साफ़ करना है। जब इंस्पेक्टर अपने आप को उचकाकर दीवार से झांकने की कोशिश करता है तो वो उसको आवाज़ देता है नौकर को, भाई इधर आओ, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो। तो वो नौकर कहता है कि मालिक लोग हैं, वो एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं, कहीं विदेश जाने की तैयारी है। तभी वो इंस्पेक्टर अंदर घुस जाता है और उस परिसर के अंदर जाकर जहाँ गाड़ी होती है, गाड़ी के पास जाकर उसे घटनास्थल पर एक नंबर प्लेट मिली थी। नंबर प्लेट का छोटा सा टुकड़ा मिला था और जैसे ही वो उस टुकड़े को उस गाड़ी के नंबर प्लेट से लगाता है तो वो मैच कर जाता है, यानी कि एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं था, यही गाड़ी है एक्सीडेंट करने वाली। अब इस गाड़ी में कौन लोग बैठे हैं, बस यही एक सवाल था जो पुलिस को जानना था। वहीं से जगदीश पांडे कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं। कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद अब यहाँ पर पुलिस फोर्स मतलब इस बंगले के पास आ जाती है और बंगले को अपनी कब्जे में ले लेती है। और जब पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि पूर्व नौसेना के प्रमुख SM नंदा, ये उनका घर है। और जो देश के जाने माने उद्योगपति हैं सुरेश नंदा, ये उनका घर है, जो कि शस्त्रों का व्यापार करते हैं, जो कि देश में एक बहुत बड़ा नाम था। किसी में क्या हिम्मत थी जो इस घर पर किसी कोई हाथ डाल पाता। लेकिन बात 3 पुलिस वालों के मरने की थी और 3 आम आदमी मर चुके थे, सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा था। आखिरकार पुलिस को पता लगाना ही था। दिन निकलते निकलते उस घर का तो पता चल जाता है और एक्सीडेंट करने वालों के बारे में जब पता निकालने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि 3 लोग हैं जो रात एक पार्टी करके आए थे। उस पार्टी में उनके परिवार के लोग भी होते हैं, जिसमें माणिक कपूर होता है, सिद्धार्थ गुप्ता होता है, संजीव नंदा। संजीव नंदा कोई और नहीं था, उसी उद्योगपति सुरेश नंदा का बेटा है और जो उसके दादा हैं SM नंदा, जो कि पूर्व नौसेना के प्रमुख हैं, उनका पोता और एक बिजनेसमैन उद्योगपति का बेटा इतना बड़ा कांड करके आया है। पुलिस ने उसको हिरासत में लेने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है पुलिस में भी अच्छे में हिम्मत नहीं जो इतने बड़े आदमी के बेटे पर हाथ डाल सकें। और ये पूरा फ़ोन घनघनाने लगता है, इधर से उधर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। मामला फिर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि एक उद्योगपति के बेटे ने रात पार्टी की थी और देर रात पार्टी से घर वापस आते हुए पर उसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें 3 पुलिस वाले हैं, 3 आम आदमी हैं, एक घायल व्यक्ति होता है। अब उस घायल व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या मामला था, क्या तुम बता सकते हो। तो वो घायल व्यक्ति बताता है कि ये गाड़ी लगभग 140 की स्पीड पर थी। और यही बात जब उन लोगों से माणिक, सिद्धार्थ गुप्ता और संजीव नंदा से पुलिस अपनी जांच पड़ताल में पूछताछ में चार्जशीट लगाने के दौरान जब पूछती है तो यही पता चलता है कि तीनों लोग जब ये उस पार्टी हॉल से बाहर निकल रहे थे तो संजीव नंदा की माँ ने आवाज़ दी, कहा बेटा सुनो, आज तुम नशे में हो, गाड़ी मत चलाना, गाड़ी तुम बहुत तेज़ चलाते हो। ये तुम्हारे दोस्त सिद्धार्थ है या फिर माणिक, इनमें से किसी से भी गाड़ी चलवाना, लेकिन आज तुम गाड़ी मत चलाना। BMW थी और BMW कार को लेकर वो निकलते हैं तो सीट पर कोई और नहीं बैठा था बल्कि संजीव नंदा ही बैठा था। संजीव नंदा सीट पर बैठता है तब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम गाड़ी कितनी तेज़ चला सकते हो। वो कहता है कि मैं इस गाड़ी को स्टॉप गियर में डालकर जितने भी इसके अंदर एक्सीलरेटर है मैं पूरे उस पर चला सकता हूँ। और तीनों ही दोस्त आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे, जिसमें एक दोस्त समझदारी की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि इतनी तेज़ गाड़ी मत चलाओ। और गाड़ी लगभग 140 की स्पीड पर चल रही थी और जैसे ही लोधी रोड के पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचती है तो एक पुलिस वाला उन्हें हाथ देने की कोशिश करता है। तभी गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाता है और वो चेक पॉइंट को तोड़ते हुए पार करते हुए निकल जाती है। और 6 लोग जिनके नाम ना कभी किसी अखबार में आपको मिलेंगे, ना किसी फिल्म के अंदर सही नाम आपको दिखाई देंगे। मैंने इस घटना के बारे में बहुत रिसर्च करने की कोशिश की कि वो मरने वाले 6 लोग कौन थे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एक व्यक्ति है जो बचा हुआ था, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। जब ये एक्सीडेंट कर देते हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जब गाड़ी को बैक कर रहे थे, बैक करने के बाद जब पीछे लाते हैं, सबसे आखिर में उसको हल्की चोट लगती है, साथ में वाले व्यक्ति को, और ये गाड़ी से निकलते हैं। ये माणिक भी निकलता है, सिद्धार्थ भी निकलता है, संजीव भी निकलता है। और गाड़ी से बाहर निकलने के बाद जो भी अपनी आंखों से दृश्य देखते हैं, 6 लोगों को मरा हुआ देखकर कहते हैं कि यहाँ से भाग लो, अगर हम लोग नहीं भागे
तो बस हम लोग पकड़े जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। वो एक नेम प्लेट छोड़ के गए थे, जो नंबर प्लेट थी गाड़ी की टूट चुकी थी। साथ ही मोबिल ऑयल जो था वो गाड़ी से वहाँ काफ़ी कुछ टपक चुका था। और गाड़ी जैसे जैसे आगे चल रही थी, क्योंकि अब गाड़ी भगाने वाली कंडीशन में तो थी नहीं, धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, धीरे धीरे ऑयल भी गिरता जा रहा था। और इंस्पेक्टर ने उसका पीछा करते हुए कुल मिला के ये लोगों को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब चार्जशीट लगाकर ये कोर्ट में डाला जाता है मामला, तो इस मामले में लगभग 9 साल लग जाते हैं इसमें फैसला आने में। और दिल्ली की निचली अदालत से ये फैसला सुनाया जाता है कि संजीव नंदा दोषी हैं, इनको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है एक उद्योगपति के बेटे को, जिससे 1 घंटे भी ऐसी जेल जैसी जगह रहना मुश्किल हो जाता है। उससे 5 साल की सज़ा थी। पूरे उद्योग जगत में उद्योगपतियों में हड़कंप मच जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर अगले ही साल, अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था उसको जेल के अंदर, 2009 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है। और अपील दायर करने के बाद अदालत 304A के तहत उसको 5 साल की सज़ा बढ़ाने के बजाय उल्टा कम कर देती है। और कम करती है 2 साल की सज़ा देती है। और 2 साल की सज़ा देने के बाद कहती है ठीक है, इसको 2 साल की सज़ा दी जाती है। 6 लोगों की मौत और एक अपराधी को 2 साल की सज़ा। वाकई चर्चा होनी थी, लेकिन अखबार, टेलीविज़न ये सब इसकी रिपोर्टिंग ठीक से कर ही नहीं पा रहे थे। जो बात थी वो पब्लिक तक आई नहीं रही थी। और 22 अगस्त 2009 को जेलर ने, यानी कि तिहाड़ जेल के जेलर ने इसके आचरण को, इसके स्वभाव को अच्छा देखते हुए 2 साल की सज़ा, यानी कि 24 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 19वें महीने में ही उसको जेल से रिहा कर दिया। अब कुछ लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करते हैं, क्योंकि पहले ही निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट हो, हर जगह ऐसा लग रहा था सब कुछ मामला मैनेज हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कहा कि कोई सज़ा बढ़ेगी नहीं, और ये 2 साल की सज़ा पहले ही काट चुका है, रिहा हो चुका है, ऐसे हम ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। इसलिए हम इस केंद्र सरकार को ये आदेश करते हैं कि इस उद्योगपति के परिवार से 50 लाख रुपए की रकम ली जाए, और जो मरने वाले हैं, मृतक हैं, उनके परिवार के सदस्यों को ये 50 लाख रुपए की रकम डिस्ट्रीब्यूट की जाए, बांटी जाए। बस इतनी सज़ा सुनाई थी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि 2 साल इसको समाज सेवा करनी है, इसके सबूत हमें कोर्ट में लाके देने होंगे, 2 साल तक समाज सेवा करेगा। वाकई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये वो बहुत ही चर्चित घटना थी। अभी मैंने एक घटना आपको आगरा की सुनाई थी, उस आगरा नहीं, हाथरस के सादाबाद की सुनाई थी। एक सज्जन पुरुष जो कि ईमानदार है, लेकिन 25,000 रुपये उसको नहीं मिल पाते हैं, और वो अपने ही मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि दोनों केस की प्रकृति बिल्कुल अलग है। अगर ये गाड़ी से नहीं मारे जाते, ये वैसे मारे जाते, तो ये 302 की बनती, लेकिन ये गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था इसीलिए। लेकिन उसकी लापरवाही थी, उसमें एक बड़ी सज़ा होती तो शायद देश के लिए एक सबक होता। लेकिन इससे सबक ये जाता है कि एक बड़ा व्यक्ति का बेटा अगर अपराध करता है तो उसको बचाना आसान है। इसके ऊपर आपको एक फ़िल्म भी देखने को मिली थी, सन 2013 में एक फ़िल्म आई थी LLB, जिसमें अरशद वारसी ने इसका रोल भी अदा किया था। वाकई ये घटना बहुत ही भयानक घटना है। मरने वाले कौन थे कौन नहीं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते जो लोगों के जन्मदिन हैं, जो बिहार से सत्यम कुमार हैं, जोधपुर से राणा राम सुधार हैं, और गाज़ियाबाद से अतुल यादव हैं, शामली से मीनाक्षी हैं, दिल्ली से नवेद हैं, और इलाहाबाद से विनय हैं, सहारनपुर से राशिद हैं, लखनऊ से अमित हैं। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। यूट्यूब पर अपने नाम लेने वाले, जो कमेंट करने वाले साथी हैं, मोहनलाल बिश्नोई राजस्थान से हैं, परमिला यादव हैं, गुरप्रीत सिंह है पंजाब से, शंकर हैं, शंकर शिवसान हैं, अनुराग यादव हैं, बालाराम गुज्जर हैं राजस्थान से, अंशिका चौहान आजमगढ़ से हैं, सरवर आलम किशनगंज से हैं, अमित कुमार हैं, कैलाश मीना हैं, सतवीर चौधरी हैं, सादिया परवीन हैं। साथ ही फेसबुक पर वर्धन गौतम हैं, एजाज अहमद हैं, मंगलेश सागर हैं, सावेज आलम हैं, सुंदर कुमार हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, पप्पू कुमार यादव हैं, गोपाल मोरे हैं, मुश्ताक खान हैं, और साथ ही दीपक गुज्जर हैं, निमेश प्रदीप हैं, सुलेमान हैं, तबरेज आलम हैं, फूलचंद हैं, मोहम्मद अंसारी हैं, शंभू रतन हैं, जावेद खान, अंकित वर्मा, संदीप कुमार, रंजीत, अंसार अली, मोहम्मद फ़िरोज़ खान, दिनेश कुमार, मोहम्मद शाहिद, विनोद कुमार, देव ठाकुर, नदीम अहमद, अल्ताफ़ अहमद, मोहम्मद नूर अहमद, सुमन बिहार से हैं, सोनू कुशवाहा MP से हैं, सुजाता सारा अब्राहम टोरंटो से हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।